गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 में आज का हमारा बिंदु है। कल मैंने इसके बारे में वैसे भी आपको इसके जो इमेज है वो भेजे थे, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सिंधु सभ्यता काल में शिल्प उत्पादन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन में क्या क्या तथ्य सम्मिलित हो सकते हैं, उसके विषय में क्या क्या जानकारी हो सकती है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर बता रखा है, उसको देखिए। पहला बिंदु कि शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र चौंदड़ो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट और इसके अलावा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में भी शिल्प संबंधित काम किया जाता था। लेकिन जो छोटी बस्तियां थी, चौंदड़ो है, लोथल है, नागेश्वर, बालाकोट, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का कार्य किया जाता था। अब शिल्प कार्य में कौन कौन सा शिल्प कार्य है, जैसे कि मन के बनाना, शंख की कटाई करना, उसकी घिसाई करना, धातुकर्म, मुहर निर्माण, बाट बनाना, ये जो आदि कार्य है वो सभी शिल्प उत्पादन के अंदर सम्मिलित किए गए। मन के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री काम आएगी, उसमें जैसे कॉर्निलियन का जो लाल व रंग दिया जाता था वो मिट्टी के द्वारा, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं, शंख, फैयांस एक घिसी हुई रेत से पका के बनाया जाता था या रेत की घिसाई करके बनाया जाता था, पक्की मिट्टी। इसके अलावा कहीं कहीं पर पत्थर जोड़ करके भी नए मन के बनाए जाते थे और सोने के टॉप वाले पत्थर भी होते थे। तो ये सभी मन के बनाने में प्रयुक्त सामग्री थी। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मनकों की जो संरचना थी वो किस प्रकार के थे। चक्राकार हो सकते थे, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, खंडित। इसके चित्र आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से और देख लेना। और कुछ एक मनकों पर उत्कीर्णन कार्य होता था, चित्रकारी भी होती थी और उनको एक अच्छी तरह से सजा के बनाया जाता था। उसके बहुत सारी चीज़ें पहनने की बना सकते हैं, गले में पहनने का बना सकते हैं, हाथों में पहनने के बना सकते हैं। तो इस तरह से उनको बहुत ही सजा के बनाया जाता था। मन के बनाने की तकनीकें कौन कौन सी थी, तकनीकें भी अलग अलग थी, जिसमें सेलखड़ी का जो पत्थर होता था उसका चूर्ण बना के, लेप बना के एक सांचे के अंदर डाल दिया जाता था। पत्थरों को तराश कर, काट कर, कॉर्निलियन जो होता था उसका लाल और पीला रंग मनकों को जब आग में बहुत देर तक पकाया जाता था उससे रंग प्राप्त किया जा सकता था, उससे रंग प्राप्त किया जाता था। घिसाई, पॉलिश, छेद करना, और चौंदड़ो, लोथल, धोलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले, यानी कि जो मनकों के अंदर जो छेद मन के बनाकर उसके अंदर छेद किए जाते थे वो भी एक अलग तकनीकी होती थी। लास्ट वाला इसमें ये बिंदु देखिए यहाँ इस स्लाइड का कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करेंगे। पुरातत्वविद जो भी थे उन्होंने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन होता होगा। उसमें पत्थर के टुकड़े हैं, पिंड है, शंख है, टूटे फूटे शंख वगैरह, उनके कचरा, उसका कूड़ा करकट मिला, तांबा अयस्क का माल या जो कच्चा माल था, कहीं कहीं पे औजार वगैरह वो सब मिले। उसके आधार पर उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता होगा। क्योंकि पुरातत्वविज्ञ है, उनको हर एक चीज़ को जोड़ के देखना होता है, तो उन्होंने शिल्प उत्पादन के विषय में भी इस प्रकार की अच्छी सामग्री को एकत्रित किया और फिर उसके आधार पर बताया कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र होते थे। आगे देखो, माल प्राप्त करने संबंधी कौन कौन सी तकनीकें काम में आती थी। इसमें देखो स्थानीय स्तर पर मिट्टी तो मिल जाती थी, इसके अलावा पत्थर है, लकड़ी है, वो बैलगाड़ी या ऐसे कोई अन्य परिवहन के साधन रहे होंगे जो स्थलीय परिवहन के अंतर्गत आते होंगे, जिसमें या व्यक्ति स्वयं चलकर, पैदल चल के भी लाता होगा। तो क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे खिलौने प्राप्त हुए, बहुत सारी जगहों पर जो बैलगाड़ियों के खिलौने मिले हैं, किसी पर मिट्टी के खिलौने मिले, तो उससे ये सिद्ध होता है कि बैलगाड़ियाँ शायद मालवाहक के रूप में उपयोग की जाती थी। इसके अलावा सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो भी उसके नदी मार्ग होते थे, तटीय मार्ग का भी प्रयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट बिंदु देखो, उपमहाद्वीप में माल का आयात व निर्यात। उपमहाद्वीप यानी कि उपमहाद्वीप का मतलब भारत से है। वायु व्यापार से संबंधित देश कौन कौन से, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान, सीरिया। अल्बस्टर्स जो कि एक अर्धकीमती पत्थर होता था, बलूचिस्तान राजस्थान से। फिर डामर, बिटुमनी बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना अफगानिस्तान, ईरान से। इसके अलावा सोना दक्षिण भारत के कोलार से भी मंगाया जाता था। टीन है वो अफगानिस्तान और ईरान से। शीशा ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा राजस्थान के खेतड़ी या ओमान जो अरब देश है वहाँ से। इसके अलावा लाजवर्द मनी, शंख, गोंगे भारत के पश्चिम तट, फारस की खाड़ी इत्यादि से मंगाए जाते थे।
तो कौन कौन सी चीज़ें मंगाई जाती थी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती थी, उसकी एक सूची है जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये देखो, निर्यात के अंदर यहाँ से भेजे जाने वाली वस्तुओं के अंदर लोथल से जैसे कि सीप की बनी वस्तु थी, हाथी दांत की वस्तुएं है, तैयार माल, कपास, अनाज निर्यात इत्यादि संभव था। मेसोपोटामिया की वस्तुओं मेसोपोटामिया की वस्तुओं का में नहीं पाया जाना। मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा की वस्तुएं है, हड़प्पा के अंदर जो मेसोपोटामिया की वस्तुएं नहीं पाए जाने के पीछे एक तथ्य है कि परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, खुशबूदार तेल, कपड़े इत्यादि का उपयोग बाहर भेजते थे। क्योंकि ये चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग इनको प्राप्त नहीं होती थी। मुख्य रूप से विलासिता की सामग्रियों का उपयोग व्यापार में होता था। लास्ट बिंदु है इसका देखिए, मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान, मेलुआ संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिसमें मेलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया जो हड़प्पा क्षेत्र के लिए हुआ होगा। इससे भी जानकारी मिलती है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे होंगे उस समय? लोथल है, रंगपुर है, प्रभास पाटन, बालाकोट, सुतका गिंडोर, सुतका खो प्रमुख बंदरगाह या नगर रहे होंगे। बलूचिस्तान आर्थिक रूप से एक संपन्न क्षेत्र नहीं था, फिर भी वहाँ बंदरगाहों की बहुत ही बड़ी अहमियत थी, क्योंकि सिंध व गुजरात क्षेत्र के बंदरगाहों के विपरीत से समुद्री लहरों से ज़्यादा सुरक्षित है। वहाँ पे समुद्री लहरों से बलूचिस्तान वाले बंदरगाह ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए बरसात के दिनों में बलूचिस्तान के बंदरगाहों से ही जहाज खुलते थे। लोथल एक ज्वारी बंदरगाह था जो कि समुद्र के पास था, गुजरात के अंदर स्थित था। तो ये शिल्प उत्पादन और उससे संबंधित आसपास की जानकारी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश, इन स्लाइड्स के माध्यम बताने की कोशिश की। आपको कल मैंने इमेज भेजे थे, आप उनको वापस अच्छी तरह से देखना। अगर इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, एक या दो बार रीडिंग लगा दोगे, तो मेरा दावा है कि आप शिल्प उत्पादन संबंधित किसी भी तथ्य से वंचित नहीं होंगे और आसानी से इसको समझ सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।